बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम बात करने लगे हैं जी कि आपने देखा कि पिछले एक वीक से जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है वो चाइना और बांग्लादेश के साथ मिलके एक नया ब्लॉक जो है बनाने जा रहे हैं, सार्क को रिप्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान सार्क को जो है वो रिप्लेस कर सकता है अपने जो है वो इत्तेहादियों के साथ, यानी चाइना के साथ मिलके या फिर जो है बांग्लादेश के साथ मिलके। तो क्या पॉसिबल है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि भाई पाकिस्तान की एफर्ट्स जो है वो कहाँ तक पहुंची हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। साउथ एशियाज न्यू एक्सेस डीकंस्ट्रक्टिंग पाकिस्तान विजन फॉर अ ब्लॉक बियॉन्ड इंडिया। ठीक है, कि भाई इंडिया जो है आपको पता है इस टाइम पे सार्क में सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर वही है, क्योंकि 80% जो है वो सार्क की इकोनॉमी या जो सार्क कंट्रीज की जो जीडीपी है या इसकी जो आबादी है वो इंडिया ही है। ठीक है, उसका रीजन यही है कि इंडिया जाहिर बात है थर्ड जो है वो बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। और हम देखें अगर तो उसकी आबादी भी जो है 1.5 बिलियन के करीब है और जीडीपी भी उसका काफी ज्यादा है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सार्क जो पैसिव हुआ हुआ है वो इंडिया के ही इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि 2014 के बाद से इसका कोई भी प्रॉपर जो है वो समिट नहीं हुआ। ठीक है, तो 2016 के बाद 2016 इसका लास्ट समिट था। तो अब 10 साल तकरीबन जो है वो हो चुके हैं या होने को हैं, और पिछले 10 साल से सार्क पैसिव है। और इस टाइम पे अगर हम देख रहे हैं जी, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश जो है ये कोशिश कर रहे हैं रीजनल अलाइनमेंट बनाने की, एक नया ब्लॉक बनाने की, कि जिसमें बाकी कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाएगा कि भाई आप भी शामिल हों। ठीक है, और सार्क की तरह जो है वो हम एक ब्लॉक बनाए और अपने जो मसले मसाइल हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको आगे जो है वो रिजॉल्व करें। तो अब ये किस हद तक जो है वो कामयाब रहेंगे। ये सिलसिला जो है बेसिकली आपको पता है जून से स्टार्ट हुआ था, जब जून में ट्रायल लिटरल मीटिंग जो है वो चाइना के अंदर हुई थी। तो उसके बाद से जो है ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि भाई आप देखें बांग्लादेश के अंदर जो है वो एक लंबे टाइम के बाद जो है प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट आपसे कह सकते हैं वो आई है। जिस तरह से जो है वो हसीना वाजिद को सजाए मौत जो है सुनाई गई है, फिलहाल तो इंडिया के अंदर बैठी भी है, लेकिन जो प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट आई है तो एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान ने देखी है कि भाई इसको जो है किस तरह से कैश करवाया जाए, और साउथ एशिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है या साउथ एशिया को दोबारा से किस तरह से जो है वो इकोनॉमिक कॉपरेशन की तरफ लेके जाया जाए। आगे बढ़ने से पहले सी एस एस पी एम एस 2027 की जो फर्स्ट बैच है उसकी अनाउंसमेंट के हाल से आपको बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप जो है वो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, ये 8 मंथ्स का जो है वो एक लॉन्ग बैच है और 3 डेज ट्रायल क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मौजूद है, आप जो है वो व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सार्क जो है वो आपको पता है कि 1985 के अंदर जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी। ठीक है, 1985 के अंदर जो है वो सार्क की बुनियाद रखी गई, और जिस टाइम पे सार्क की बुनियाद रखी गई थी उस टाइम पे भी हमने देखा था कि जो बांग्लादेश है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, यानी कि बांग्लादेश ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सार्क को बनवाने में। और इसका जो पर्पस था वो यही पर्पस था कि भाई ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं इनकी रीजनल कनेक्टिविटी हो सके। ठीक है, और ये जो इनके शेयर्ड इश्यूज हैं उनके ऊपर जो है काम किया जा सके। इसे आईआर के अंदर जो है वो फंक्शनलिज्म नॉर्मली जो है वो कहा जाता है। फंक्शनलिज्म एक थ्योरी है जो ये कहती है कि भाई जो कंट्रीज हैं अगर वो अपने बड़े मसाइल सॉल्व नहीं कर सकते कॉपरेशन से कम जो उनके जॉइंट वेंचर्स हैं, जो उनके एक दूसरे के साथ काम हो रहे हैं, चाहे वो हेल्थ है, क्लाइमेट चेंज है, एजुकेशन है, जो हो रहे हैं ऑलरेडी, तो उस पे काम करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सटेंड करें। ठीक है, तो ये एक सिलसिला जो है स्टार्ट किया गया था सार्क के अंदर 1985 के बाद। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि भाई क्योंकि इंडिया का जो है शेयर ज्यादा है और इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन की वजह से ये पैसिव ही रहा। अ रीजनल प्रोजेक्ट फ्रोजन इन टाइम। ठीक है, तो अब वो जो सार्क था बेसिकली इस टाइम पे अगर हम ये देख रहे हैं या खास करके 2016 के बाद से अगर हम देखें तो वो बिल्कुल पैसिव है। 2016 में इसका लास्ट समिट हुआ, वो भी अगर आपको याद होगा तो पीएमएलएन की यहाँ गवर्नमेंट थी और नवाज शरीफ साहब जो है वो वहां गए थे और 2 घंटे का उन्हें इंतजार भी करवाया गया था एयरपोर्ट के ऊपर खामखा में। ठीक है, उनकी इंसल्ट करने के लिए। तो इंडिया जो है उसका इन्फ्लुएंस है, फिर इंडिया बाकी ममालिक को भी मना करता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात न बनाए। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं। तो जो फुल समिट है वो इसका 2014 में लास्ट टाइम हुआ था। ठीक है, उसके बाद इस टाइम पे हम देख रहे हैं तो बायलेटरल जो है वो ग्रिड लॉक है। सिर्फ किस वजह से कि इंडिया और पाकिस्तान की जो म्यूचुअल टेंशन्स हैं उनकी वजह से, जबकि इंडिया ने देखिए अपने मामला सीधे कर लिए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने अपने मामला जो सीधे कर लिए बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बना के। तो अब जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, अब देखिए इंडिया ने क्या किया। इंडिया ने जो है वो इसके बदले में BIMSTC बिम्स्टिक और BBIN जो है ये दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं जो कि बेसिकली साउथ एशिया के बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। यानी उसने कितने आराम से जो है वो सार्क के अंदर से पाकिस्तान को साइडलाइन किया,
ठीक है, कि भाई इससे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान के साथ हमें उठना बैठना पड़ेगा, उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, जो वो नहीं चाहते, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं चाहती। सो इसलिए उन्होंने क्या किया, बीजेपी की गवर्नमेंट ने, उन्होंने अपनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बना ली बाकी ममालिक के साथ काम करने के लिए, और वो अपने मामलात बिल्कुल सीधे रखे हुए साउथ एशिया के अंदर अपनी मोनोपोली जो है उसको बरकरार रखे हुए है। समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान ही जो है वो पीछे रह गया कि भाई हमें जो है वो इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हमें भी इंडिया की तरह जो है वो अल्टरनेट ढूंढने चाहिए। तो अब अगर हम देखते हैं तो इस्लामाबाद डायलेमा की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे जो है हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, ठीक है? क्योंकि देखिए अब इस टाइम पे पाकिस्तान अगर देखेंगे तो वो आइसोलेशन का शिकार है साउथ एशिया के अंदर। वो कि इस टाइम पे हम देख रहे हैं मई 2025 के बाद से जो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में थोड़ा-सा रेलेवेंट हुआ है, ठीक है? दुनिया में तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन जो है वो साउथ एशिया के अंदर फिलहाल अभी भी जो है वो पाकिस्तान की आइसोलेशन जारी है। क्योंकि यहाँ पे इंडिया जो है उसने क्या किया जी, इंडिया ने मालदीव है, श्रीलंका है, इवन अफगानिस्तान के अंदर 2021 के बाद से जो है वो मामलात आपको पता है चेंज हो गए हैं, लेकिन अब फिर से वही चीजें दोबारा से हो रही हैं कि इंडिया फिर से जो है वो अफगानिस्तान के अंदर वापस आ रहा है, ठीक है, और अपने मामलात चला रहा है, जबकि हमारा जो है फिलहाल मामलात नहीं इनके साथ जो है वो सेटल हो पा रहे अभी तक। आपने देखा जो लास्ट मीटिंग हुई है 1 वीक पहले, वो भी जो है वो फिलहाल किसी रिजल्ट के बिना ही जो है वो हो गई है। तो दो बॉर्डर्स हमारे जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो सबसे बड़े बॉर्डर्स हैं, ये इस टाइम पे जो है वो इंडिया यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखे हुए हैं। तो इंडिया क्या कर रहा है जी, इंडिया ने नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश को, यानी सारे जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज थे, तो उन 8 कंट्रीज में से पाकिस्तान को सिर्फ साइड लाइन करके बाकी सबके साथ अपने मामलात ठीक कर लिए। तो पाकिस्तान जो है उसको बेसिकली जो है वो एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। अब उसके बदले में उसने क्या किया कि जो बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स उसने जो बनाए हैं इन ममालिक के साथ, वो करके तो उसने अपने मोमेंटम जो है वो आगे बढ़ाया, और जो सार्क है उससे सिर्फ पाकिस्तान को जो है वो नॉन फंक्शनल करना था, तो इसलिए उसको उसने वहीं पे छोड़ दिया। तो अब उस रिजल्ट के अंदर क्या पाकिस्तान कर सकता है? देखिए पाकिस्तान के पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, और वो क्या है जी, कि भाई पाकिस्तान जो है वो अगर पुराना जो क्लब है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, सार काम नहीं कर रहा, जाहिर बात है नई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, तो पाकिस्तान जो है वो इसलिए नई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। अब लास्ट जून के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कमिंग कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें न्यू ट्राइलेटरल जो है वो बॉर्न हुआ है। जब ये पिक्चर आपने देखा आई थी, ठीक है, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वावेला भी हुआ था, जिसमें आपने देखा था कि भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना जो है, क्योंकि चाइना ने एक एफर्ट की है बांग्लादेश और पाकिस्तान को क्लोज लाने की, और एक लंबे टाइम के बाद अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में भी, सॉरी, बांग्लादेश के अंदर भी जो है वो एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जो प्रो पाकिस्तानी है, क्योंकि 2025 पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस के हवाले से भी काफी जो है वो पॉजिटिव रहा है, और काफी जो है मीटिंग्स भी यहाँ पे हुई हैं, और एक लंबे टाइम के बाद आपने देखा जो है वो हमारे वज़ीर ख़ारजा या नायब प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे बांग्लादेश पहुंचे, और वहाँ पे अच्छी खासी उनकी मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है। तो चाइना जो है वो बेसिकली इस टाइम पे बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, उसे पता है कि इस टाइम पे इंडिया जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है। तो जून जून 2025 के बाद से जो है ये सिलसिला जो है बढ़ा, और कमिंग जो चाइना के अंदर एक मीटिंग हुई थी, वहां पे जो है तीनों मालिक को इकट्ठे हुए, तो उसके बाद से एक सिलसिला जो है स्टार्ट हुआ कि भाई हमें आगे क्या करना चाहिए जी। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्होंने कहा कि हमें काम करना चाहिए तीनों मालिक को मिलके, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो है वो चाइना को। इसके अलावा रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर ऑलरेडी जो है वो आपको पता है बीआरआई के थ्रू काम हो रहा है, या सी पैक के थ्रू जो है वो काम हो रहा है। और चाइना जो है वो बांग्लादेश के अंदर भी आपको पता है रोड्स बना रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, और डिजिटल लिंक कर रहा है। यही काम पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, तो चाइना ऑलरेडी कर रहा है, अब वो सिर्फ लिंक करने की उसे कोशिश कर रहा है। तो पीपल टू पीपल टाइज को भी जो है वो कहा गया था कि हम जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो है वो ऑफिशियल एजेंडा था जो जून की मीटिंग थी, उसके बाद से ये सिलसिला जो है वो स्टार्ट हुआ ही नहीं। इसका बैकग्राउंड है ये। अब जो इसका ब्लूप्रिंट है कि भाई किस तरह से पाकिस्तान क्या चाह रहा है, आपने देखा है साग डार साहब ने जो है वो 3 दिन पहले कहा कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सार्क को जो है वो रिप्लेस करें और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, ठीक है, जो रीजनल जो है वो कुलियन से बने। अब उसमें फिलहाल तक तो 3 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, और ये किस पे काम करेंगे जी, जो डिजिटल कॉरिडोर्स के ऊपर काम करेंगे, एनर्जी ग्रिड्स के ऊपर काम करेंगे, टेक कॉपरेशन के ऊपर काम करेंगे, और पोर्ट एक्सेस के ऊपर जो है वो काम करेंगे। तो इसमें ऐसा भी नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, जाहिर बात है, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई एक मुल्क ने कहा कहा करना है तो दूसरे ने भी करना है, तो आपकी अपनी मर्जी, आप करें या ना करें, जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उसमें जो है वो आपको अलाउ होगा। तो इसाक डार साहब जो है इसके हवाले से कह चुके हैं, ठीक है। अब वेरिएबल ज्योमेट्रीज के अंदर क्या है कि भाई ये एक फ्लेक्सिबल मॉडल है, एक ऐसा मॉडल जो है ये ब्लूप्रिंट यानी ऐसा सार का पैरेलल ब्लॉक बनाने जा रहे हैं कि जिसमें जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, जो मुल्क भी उसके अंदर जो शामिल होना चाहे, इकोनॉमी के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, कनेक्टिविटी के हवाले से, वो हो सकता है। लेट सपोज एक ऐसा प्रोजेक्ट है डिजिटल कॉरिडोर्स की अगर हम बात करते हैं, उसमें अगर पाकिस्तान और चाइना काम करना चाहते हैं और बांग्लादेश नहीं चाहता कि वो काम करे, तो उसे ऑप्शन है कि वो ना करे।
ठीक है। इसी तरह से चाइना और बांग्लादेश अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं और पाकिस्तान नहीं करना चाहता तो उसको अलाउ होगा कि वो ना करे। तो ये एक फ्लेक्सिबल जो है वो यहाँ पे इसके पैरामीटर्स रखे गए हैं। तो इसलिए जो है वो छोटे पैमाने पे है, लेकिन होप यही की जा रही है कि भाई ये तीनों कंट्रीज जो है मजीद कंट्रीज के साथ जुड़ेंगे और शायद जो है रीजनल कनेक्टिविटी आगे बढ़ेगी। अच्छा, 2 एजेंडास की अगर हम बात करते हैं तो सबसे मेजर जो एजेंडा इसका है ब्लूप्रिंट के अंदर वो क्या है जी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है जो मेजर पर्पस है, जो सार्क का भी मेजर पर्पस था। और अब ये जो ट्राइलेटरल जो मीटिंग हुई है इसके अंदर भी ये कहा गया कि भाई हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बनाएंगे। और स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट जो है उसकी अगर हम बात करें तो जाहिर बात है वो इस टाइम पे तीनों ममालिक को ही सूट करता है, स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट। यानी तीनों ममालिक को देखिए इस तरह से कि बांग्लादेश जो है वो ये पूरी कोशिश कर रहा है इस टाइम पे कि इंडियन इन्फ्लुएंस जो है उसको बांग्लादेश से खत्म किया जाए, ठीक है। क्योंकि एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है वो एक अवामी हुकूमत आई है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसलिए जो है उनकी कोशिश यही है कि भई इंडियन इन्फ्लुएंस ख़त्म किया जाए। इसी तरह से चाइना जो है वो भी इंडिया के आपको पता है उसके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। वो भी ये चाहता है कि भई इंडियन जो पॉलिटिक्स है रीजन से उसको कम किया जाए। और पाकिस्तान तो वैसे ही जो है वो इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो तीनों ही ममालिक जो है वो इस टाइम पे इसमें जो है वो यहाँ पे मुश्तरका तौर पे काम कर रहे हैं कि भई किसी तरह से इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इस सार्क के अंदर से या साउथ एशिया के अंदर से उसको जो है मिनिमम किया जा सके। ताकि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है यहाँ पे उसको कम किया जा सके। तो ऑफिशियल वेरिएंट जो है वो क्या है जी, अब ये सार्क 2.0 में भी इसको नाम दे दिया जाए क्या हो, ठीक है। लेकिन इंडिया के बिना ये होगा, जिसमें ट्रेड और इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो है वो बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट्स की बात की जा रही है, डिजिटल और टेक कॉर्पोरेशन की, एनर्जी और क्लाइमेट के प्रोजेक्ट्स की बातचीत की जा रही है, ठीक है। और अगर इंडियन ब्लॉक को यहाँ से निकाला जाएगा तो चैलेंजेस क्या क्या होंगे, यानी ये इतना आसान नहीं है। तीन ममालिक के लेवल पे तो आसान है, देखिए तीनों मालिक मिलकर काम कर रहे हैं और काम करेंगे, बहुत आसान है। लेकिन जब इसके फ्यूचर की बातचीत की जाएगी कि क्या दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज में जो है वो इंक्लूड होंगे या नहीं, तो फिर शायद यहाँ पे एक चैलेंज रहेगा। क्योंकि जाहिर बात है इंडिया का जो स्टेटस है साउथ एशिया के अंदर वो सभी को पता है, दुनिया में थर्ड बड़ी इकोनॉमी है। तो इसको जो है निगलेक्ट करना इतना आसान नहीं है, और जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं खास करके उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ने हमेशा से ही पाकिस्तान को जो है वो आइसोलेट करने की कोशिश की है रीजन के अंदर। फिलहाल पाकिस्तान जो है वो रीजन में आइसोलेशन का ही शिकार है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो चाइना जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से जो है इन मामलात को सेटल डाउन किया जाए और ताकि जो है वो मामलात को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब इंडिया का इसमें जो रोल है वो काफ़ी टफ है, क्योंकि देखिए इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो नेपाल भी इस टाइम पे जो है वो इंडिया की सपोर्ट में है, भूटान भी इंडिया की सपोर्ट में है, श्रीलंका भी इंडिया की सपोर्ट में है, मालदीव भी इंडिया की सपोर्ट में है। तो ये जितने कंट्रीज और अब अफगानिस्तान भी जो है वो इंडिया के सपोर्ट में है। तो 8 में से 7 कंट्रीज जो है वो इस टाइम पे ऑलरेडी इंडियन इन्फ्लुएंस के अंदर हैं पहले से ही। सो क्या इन ममालिक में से कोई कंट्री जो है वो चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा, इस ट्राइलेटरल तहाद को ज्वाइन करेगा? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है। बांग्लादेश तो चले करेगा क्योंकि वहां पे हुकूमत चेंज हुई भी है, ठीक है, वो कोर मेंबर के तौर पे भी सामने आ रहा है। सो इस साउथ एशिया में से सिर्फ एक कंट्री जो है वो बांग्लादेश है फिलहाल तक जो है जो इसको ज्वाइन कर रहा है। जबकि चाइना तो खुद तो साउथ एशिया का मेंबर है नहीं, ऑब्जर्वर जरूर है, 2007 से जो है वो चाइना ऑब्जर्वर है सार का, ये याद रखिएगा, ठीक है। सो वो मेंबर नहीं है साउथ एशिया का। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल के लिए इतना आसान नहीं है, उसका रीजन यही है कि इंडिया का यहाँ पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो नेपाली इंडियन जो है वो उनका इन्फ्लुएंस भी आपको पता है दोनों एक जैसे ही लगते हैं। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है नेपाल का आना। श्रीलंका और मालदीव्स की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो ज़्यादा टाइज हैं, ज़ाहिर बात है बॉर्डर एरियाज इनके जो है, अब देखिए मालदीव जो है या जो श्रीलंका है उसके इंडिया के साथ है, तो इंडिया ऐसा कभी नहीं चाहेगा, ना ही इन्हें अलाउ करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मैं भी हम ये कह सकते हैं कि भाई मालदीव मुस्लिम कंट्री है, कल को फैसला करे, या बांग्लादेश भी शायद जो है, सॉरी श्रीलंका भी जो है वो शामिल हो जाए, लेकिन नेपाल और भूटान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो नई ग्रुपिंग में जो इंडिया है उसका इन्फ्लुएंस जब तक कम नहीं होगा तब तक जो है बाकी कंट्रीज इसको ज्वाइन नहीं करने लगे, तो ये फिर भी उस तरह से शायद फंक्शनल ना हो सके, ठीक है। तो अब चाइना जो है देखिए इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका है अगर नई ग्रुपिंग बनती है? तो पहले तो चाइना था ही नहीं सार्क के अंदर, ठीक है, और वो वेट भी कर रहा था कि शायद को आगे जो है वो इनके समिट वगैरह होंगे तो वो फुल मेंबर बने, लेकिन वो तो हो नहीं रहा। तो इसलिए चाइना तो ऑलरेडी जो है वो सी पैक और BRI के थ्रू, ठीक है, वो पूरी रीजनल कनेक्टिविटी बना रहा है, तो वो इसी के ऊपर फोकस रखेगा इस टाइम पे।
कि सीपैक आपको पता है जी चाइना से वो जो है पाकिस्तान का जो उनका जो आप कह सकते हैं गेम चेंजर है गवादर तक पहुंचने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जो है वो $56 बिलियन की इन्वेस्टमेंट किए हुए है और हम सीपैक फेज 2 पे जो है वो पहुंचने लगे हैं। वहीं पे बांग्लादेश के अंदर आपको पता है वो यहाँ पे पोर्ट बना रहा है और यहाँ पे भी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इंडिया जो है उसका क्लेम ये है कि उसको घेरने की कोशिश कर रहा है नेवल पोर्ट्स के थ्रू। इसी तरह से श्रीलंका के अंदर भी जो है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं किसके जी, इस टाइम पे चाइना की, ठीक है। मालदीव के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। सो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो पर्ल पूरी बन रही है, ठीक है जी, तो ये यहाँ पे बांग्लादेश है, साथ में श्रीलंका है, साथ में मालदीव है, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान है। तो हर साइड से जो है वो इंडिया को चाइना घेरने की कोशिश कर रहा है। सो चाइना का ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है कि अगर जो है वो यूएस इंडिया को इस्तेमाल करता है चाइना के अगेंस्ट में, तो एटलीस्ट जो है वो कल को इंडिया जो है उसको हर साइड से यहाँ पे अटैक हो सकता है। देखिए बांग्लादेश की पोर्ट से इंडिया जो है यहाँ पे चाइना अटैक कर सकता है, ठीक है, श्रीलंका से अटैक कर सकता है, मालदीव से कर सकता है और पाकिस्तान की ग्वादर से कर सकता है। सो हर साइड से जो है वो इंडिया को काउंटर किया जा रहा है। ये तो स्ट्रेटेजिकली जो है वो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली भी अब इंडिया को सिर्फ बाईपास किया जाएगा और फिर यहाँ से जो है वो ट्रेड होगी और यहाँ से जो ट्रेड होगी इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है। तो उसमें ये चांसेस जरूर हैं कि बांग्लादेश और मालदीव कल को इसे ज्वाइन करेंगे इस सार्क ब्लॉक को, और उसका रीजन यही है कि चाइना की यहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और चाइना जो है वो प्रेशराइज करेगा इन ममालिक को, ठीक है। तो जब प्रेशराइज करेगा तो एक्चुअली में जो है वो उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं एस्पायरेशंस वर्सेस रियलिटी अब क्या हो सकती है, तो अब जो गोल्स हैं वो तो जाहिर बात है बहुत हाई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भाई इकोनॉमिक जो है वो कनेक्टिविटी साउथ एशिया के अंदर पैदा करनी है और उसका जो लीडर है वो चाइना होगा। इसका मतलब साउथ एशिया में पहले जो लीडर था वो कौन था, वो इंडिया था। सो अब इंडिया की हठधर्मी की वजह से ये साउथ एशिया का जो कंट्रोल है वो जाएगा चाइना के पास और ये पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फेवर देगा, क्योंकि जाहिर बात है जब इंडिया का इन्फ्लुएंस था तो पाकिस्तान के लिए तो नेगेटिव था ना, इंडिया का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर भी था। तो पाकिस्तान इस रीजन में आइसोलेट था और पाकिस्तान की इकोनॉमी को, डिफेंस को एक थ्रेट और नुकसान था ही था। लेकिन जब चाइना यहाँ पे इंडिया को रिप्लेस कर लेगा तो ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत सारे ममालिक जो कि इंडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे, जैसे नेपाल है, भूटान है, ठीक है, ये बाकी कंट्रीज हैं, तो वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। वो उनको इंडिया का थ्रेट नहीं होगा क्योंकि चाइना यहाँ पे खड़ा है और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, पाकिस्तान को होगा, सीपैक को होगा। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी आगे जाएगी और साउथ एशिया को ज्यादा फायदा होगा चाइना अगर से जो है वो हेड करेगा, ठीक है। इसके अलावा कनेक्टिविटी और टेक में आपको पता है चाइना इस टाइम पे 5G इवन 10G आपने देखा कि भाई चाइना ने जो है वो उसका भी एक्सपेरिमेंट कर लिया। दुनिया तो भी 5G में पड़ी हुई है, तो लास्ट वीक उसने 10G का किया। सो इसका मतलब ये है कि अब रीजनल कनेक्टिविटी में चाइना का वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टेक्नोलॉजी की को अगर हम देखें तो उसमें भी जो है ये सारे का सारा जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। और पॉलिटिकल जो क्राइसिस है जाहिर बात है वो चैलेंज एक जरूर मौजूद है कि किस तरह से इन्फ्लुएंसेस को कम किया जाए। और प्रॉब्लम्स या हर्डल्स जो है वो क्या हैं फिलहाल, इकोनॉमिक वाइबिलिटी जो है वो इंडिया की वजह से थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। और फियर ऑफ ओवर डिपेंडेंस का भी एक थ्रेट है इन कंट्रीज को, नेपाल भूटान जैसे कंट्रीज को, इवन पाकिस्तान जैसे को भी, कि भाई ये बहुत ज्यादा चाइना हमें कर्ज दे रहा है तो कल को ये जो है वो हम बहुत ज्यादा जो है वो उसके कर्ज के बर्डन के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्टिंग कमिटमेंट्स हैं, ठीक है जी, क्योंकि अब जाहिर बात है सार्क तो पैसिव है लेकिन जो बाकी जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया ने बनाई हुई है उसका ये पार्ट है बाकी साउथ एशिया कंट्रीज, तो क्या वो वहां से हट के इसको ज्वाइन करेंगे, ये थोड़ा सा जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। तो इस टाइम पे जो है वो कोशिश जो है वो की जा रही है, ठीक है जी। और अगर हम ग्रेविटी देखते हैं इंडिया के बिना, तो जाहिर बात है इंडिया के बिना जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो इतनी आसान नहीं है। उसका रीजन यही है कि जो इस टाइम पे जो इकोनॉमिक रियलिटी है वो यही है कि इंडिया का शेयर साउथ एशिया के अंदर 80% है, ठीक है। पाकिस्तान का 10% है, बांग्लादेश का 7% है और बाकी ममालिक का भी आप देख ले। तो 80% शेयर जो है वो साउथ एशिया के अंदर इस टाइम पे वो किसका है जी, वो इंडिया का है। तो इंडिया को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि मे भी इतना आसान नहीं है कि एक नया जो है वो सार्क 2.0 बनाना। उसका रीजन यही है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन अगर इस इंडियन इकोनॉमी को चाइना की इकोनॉमी रिप्लेस करती है तो एक्चुअली में जो है वो हम ये कह सकते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि भाई अगर चाइना करता है तो इंडिया की जगह उसको रिप्लेस करता है, ये हमारे पास जो है चांसेस मौजूद हैं। और करंट स्टेट जो है वो अगर हम देखते हैं दिसंबर 2025 तक के क्या हालात है, तो उसमें जो है अगर हम ये देखें तो इस टाइम पे ट्राइलेटरल मीटिंग है, तो उसका मतलब 3 ममालिक ही यानी पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश इसके मेंबर हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है। और वो भी अभी ऑफिशियल नहीं हुआ और पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली में इस टाइम पे कोशिश कर रहा है बाकी कंट्रीज के साथ भी उनके साथ बातचीत हो रही है कि किसी तरह से वो भी इसको ज्वाइन करें, ठीक है।
और इस टाइम पे अनसर्टेन क्या है कि भाई नेबरिंग कंट्रीज क्या इंडिया के इन्फ्लुएंस को साइड पे करके ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, पॉलिटिकली अब अगर हम देखें पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश के एक साथ खड़े होना वो एक सिंबॉलिक है, जाहिर बात है, वो बताता है कि भाई इंडिया के बगैर भी हम इस रीजन के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिकली जो है वो लिमिटेड है इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया यहाँ शामिल नहीं है। तो बेसिकली ये एक डिप्लोमेटिक एक्सपेरिमेंट है और एक जियोपॉलिटिकल जो है वो गैम्बिट है। ठीक है, ये शतरंज की बिसात है, दोनों कंडीशन में ही फायदा होगा। तो डिप्लोमेटिक जो एक्सपेरिमेंट है वो चाइना की तरफ से है कि यार अगर ये कामयाब हो जाता है, क्योंकि चाइना ने तो एक कोशिश की अपनी तरफ से ना बांग्लादेश और पाकिस्तान को साथ लाने की, तो अब अगर वो सार्क की एक शक्ल इस्तेमाल कर रहा है तो उसका मतलब यही है कि वो चाइना की एक डिप्लोमेटिक विन होगी। इसके साथ साथ चाइना जो है, जैसे मैंने कहा कि एक जियोपॉलिटिकल गम्बेट भी है कि वो इंडिया को भी यहाँ पे काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, तो ये जो शतरंज की बिसात है, अब ये किस साइड पे बैठेगी ये देखना है फ्यूचर में कि भाई किस तरह से जो है वो हालात बनेंगे और क्या ये एक और सार्क जो है 2.0 बनेगा या नहीं बनेगा। तो फिलहाल तक इंडिया जो है उसको चाइना अगर यहाँ रिप्लेस करता है तो उसके चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।